आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अद्विका इस समय बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए गौतम जी को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आज अगर उसके पापा को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। अद्विका धीरे से जाकर अपने पापा के पास बैठ गई। उसने इस वक्त गौतम जी का सीधा हाथ पकड़ रखा था और वो बस एक टक अपने पापा को देखे जा रही थी। तभी उसे कुछ कल की यादें आई, जब उसके पापा बड़े ही रोब से अयान के। एक मिनट अयान। जैसे ही ये ख्याल अद्विका के जहन में आया उसने पहले अपने पापा को घूर कर देखा, जैसे इस समय उसके पापा उसे देख ही रहे होंगे। फिर उसने चीढ़कर और शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या पापा, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आप अयान को कैसे जानते थे। और कल जिस तरह से वो और आप दोनों चिपके हुए थे उस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वो आपका सगा बेटा हो। अद्विका ने एकदम किसी रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह बना करके कहा। उसे इस समय सच में अयान का अपने पापा के इतने करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर वो थी ही अपने पापा को लेकर इतनी पोसेसिव। वही वो इस ख्याल से एकदम बेखबर थी कि उसकी बातें किसी ने सुन ली थी। बाहर खड़े शख्स ने एक बार अद्विका को देखा और फिर वहां से चला गया। वही इस समय नीचे के कॉरिडोर में बहुत शोरगुल हो रखा था। अयान इस समय एकदम गुस्से से लाल पीला होकर रखा था। उसने इस समय एक वार्ड बॉय के कॉलर को गुस्से में पकड़ करके कहा, कहा है मेरा दोस्त, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे थे। अयान गुस्से से दहाड़े जा रहा था। आखिर जब वो नीचे आया था तो उसने देखा था कि अद्विका अपने रूम में नहीं थी। अयान को ये बात और भी ज्यादा डरा रही थी कि कहीं अद्विका को कुछ हो तो नहीं गया है। आखिर अयान जानता था अद्विका अपनी पहचान ही अपने दुश्मनों से बचाने के लिए कर रही थी। ये सोच सोच करके ही उसका दिमाग गर्म हो रहा था। वो अभी गुस्से में उस वार्ड के साथ कुछ कर पाता कि तभी वहां रियांश ने अयान को पकड़कर उसे गार्ड से अलग कर दिया। पर अयान इतने गुस्से में था कि उसने रियांश को ही अब मुक्का जड़ दिया था। पर रियांश भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी अयान को एक लगा दिया था। आखिर कुछ गुस्सा उसे अयान पर कल के लिए था कि आखिर रियांश ने इतना बड़ा कांड किया था तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। आखिर दुश्मन के दुश्मन तो दोस्त होते हैं ना, और इन दोनों के ही जिंदगी का जहर है इन दोनों के परिवार वाले। रियांश को ऐसे खुद को मारते हुए देखकर अयान बाबू कैसे रुक जाते। आखिर उसकी नाक ना छोटी हो जाती। उसने भी अब रियांश को मारना शुरू कर दिया। अयान गुस्से में रियांश पर चिल्ला करके कहा, रियांश हट जा रास्ते से, पता नहीं अद्विक कहाँ गया है। तो रियांश ने भी गुस्से में अयान को मारते हुए कहा, हाँ तो ढूंढने से मिलेगा अद्विक, ना कि मारने पीटने से। हालांकि रियांश ने ऐसा बोला तो था पर वो अभी भी अयान को मारने की कोशिश कर रहा था। कोष्टक। वही सक्षम ने ये देखा कि ये दोनों पागल इस समय अद्विक को ढूंढने की जगह आपस में ही लड़ने लग गए हैं, तो उसे उन दोनों पर सच में इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उन दोनों को अभी गोलियों से मार देना चाहता था। वो दोनों को रोकने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। सक्षम ने जब उस इंसान को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस समय उसके आगे अद्विक शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था। सक्षम कुछ और बोलता को तभी अद्विक ने धीरे से सक्षम के कान में जाकर कहा, शहर, अरे सामने चल रहे इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच को खराब करने की कोशिश भी मत करना। अद्विका ने एकदम इस समय मजे वाला मूड बनाया हुआ था।
वही उसकी ये बात सुनकर कि अद्विक तो बस मजे से उन दोनों की लड़ाई को देखना चाहता है, ये सोचकर सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, पर वो दोनों तेरे लिए परेशान है और तुझे ढूंढने की। पर इससे आगे सक्षम कुछ बोल पाता कि अद्विक ने बिल्कुल किसी यार की तरह सक्षम के गले में हाथ डालकर कहा, हाँ सक्षम भाई, वो तो दिख रहा है ये दोनों मुझे कितनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। इन दोनों को अपनी ही लड़ाई से फुर्सत कहाँ है। अद्विमा ने गुस्से में अयान और रियांश को देख घूर करके कहा। उसकी बात को सुनकर के सक्षम को भी हंसी आ गई। आखिर वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द अद्विका को ढूंढना है, पर फिर भी दोनों बेवजह लड़ रहे थे। उसने मजाक में ही अद्विका से पूछा, अच्छा ये तो बता दो, इन दोनों में से इंडिया कौन है और पाकिस्तान कौन, और जीतेगा कौन? वही अद्विका ने भी सक्षम की बात को सुन बिना कुछ सोचे समझे एकदम सपाट तरीके से कह दिया, जीतेगा से क्या मतलब है, जीतेगा तो मेरा अयान ही। और रही बात इंडिया और पाकिस्तान की, तो जो जीतेगा वो इंडिया होगा, तो अयान इंडिया होगा। वही अद्विक की बात सुन करके वहाँ सब लोग खामोश हो गए। ऑडियो बाय अनारुल 1997। जैसे ही अयान को पता चला कि उसको और अद्विका को बचाने वाली कार किसी और की नहीं बल्कि गौतम कपूर की थी, ये सुनकर के तो अयान का मानो दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। अयान को अब अपने बॉडीगार्ड की भी आवाज नहीं आ रही थी। अयान धम्म से अपनी जगह पर वही बेसुध होकर बैठ गया। ये वो ही जानता था कि उसके लिए गौतम कपूर की उसकी लाइफ में क्या वैल्यू थी, पर उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में अगर कभी उसने किसी को एक पिता की छवि में देखा था तो वो गौतम कपूर ही थे। वही थे जिसकी वजह से जिस अयान को उसकी खुद के परिवार से बेदखल कर दिया गया था, उसे इस नई दुनिया में जीने की राह मिली थी। अयान उधर बैठा हुआ ही था कि तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन की घंटी की आवाज को सुन करके अयान को होश आया तो उसने देखा कि फोन सक्षम का था। अयान ने अब जल्दी से अपने होश संभाल लिए और उसने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद उधर से सक्षम ने कहा, अयान यार, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वही अयान ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और उसने सक्षम से लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ सक्षम? मिस्टर कपूर तो ठीक है ना? अयान की आवाज से साफ था जैसे कि वो सक्षम से पूछ नहीं रहा था बल्कि चाहता था कि सक्षम उसे यही जवाब दे, पर अभी फिलहाल तकदीर ने तो कुछ और ही लिख रखा था। सक्षम ने जल्दी से अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, नहीं अयान, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। गौतम जी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है। उनके आधे से ज्यादा शरीर में कांच धंस चुका है और काफी ज्यादा ब्लड लॉस्ट भी हो गया है। सक्षम ने तो एक ही बार में गौतम जी की कंडीशन के बारे में बता दिया था, पर यहाँ अयान को ऐसा लग रहा था जैसे एक साया जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर उसके साथ खड़ा रहता था, वो धीरे धीरे करके उससे दूर होता जा रहा था। और उस इंसान से दूरी अयान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब अयान को लग ही रहा था कि उसने गौतम जी को हमेशा के लिए खो ही दिया है, तभी सक्षम ने अपनी आवाज को और ज्यादा सीरियस होकर के कहा, अयान, प्रॉब्लम ये हो गई है कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उन्हें ब्लड चाहिए और गौतम जी का ब्लड ग्रुप रे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और ये यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर के अयान के मन में जो उम्मीद जगी थी गौतम जी को बचाने की, वो भी मानो उन्हें खत्म होती हुई सी महसूस हो रही थी। आखिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप मजाक नहीं था, ये 1 लाख लोगों में से किसी एक के पास होता था, और वो भी इंडिया में, तो ऐसे ब्लड ग्रुप के लोगों का होना और भी मुश्किल था। अयान की सांसें अब तेज हो रही थी।
पर उसे कैसे भी करके गौतम जी की जान बचानी थी, इसलिए उसने सक्षम का फोन काट दिया और सबसे पहले उमेश जी को कॉल लगाया, क्योंकि उसे पता था कि गौतम जी ने जरूर ऐसे लोगों को पहले ही अपने लिए ढूंढ रखा होगा जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड हो। जैसे ही उमेश जी का कॉल कनेक्ट हुआ, उन्होंने अयान के कुछ बोलने से पहले ही घबराते हुए कहा, अयान सर, मैंने सर से जुड़े उन लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आज हमें उनकी ज़रूरत है, पर मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस लेडी को हमने हमेशा अपने से कनेक्ट रहने के लिए बोला था, आज उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अयान के दिमाग में अब एकदम से एक बात खटकी। एक्सीडेंट। उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो और अद्विका तो कॉलेज की बाउंड्री लाइन पर ही चल रहे थे और उल्टा उसके अंदर ही मजा मस्ती कर रहे थे, पर फिर वो गाड़ी। और तभी उसका दिमाग और एक चीज से ज्यादा परेशान हो गया था, और वो ये थी कि उसे याद आया कि गाड़ी का निशाना वो नहीं बल्कि अद्विका थी, क्योंकि ऑन रोड अद्विका थी। वही उमेश जी ने अयान के फोन को काट दिया था, क्योंकि उनके पास फिलहाल अद्विका से मिलकर उससे बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिर अद्विका की रगों में भी तो गौतम जी का ही खून जो दौड़ रहा था। वही अब अद्विका को भी धीरे धीरे होश आ गया था, पर वो एक चीख के साथ उठी, पापा। बचाने वाली कार किसी और की नहीं बल्कि गौतम कपूर की थी। ये सुनकर के तो अयान का मानो दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। अयान को अब अपने बॉडीगार्ड की भी आवाज नहीं आ रही थी। अयान धम्म से अपनी जगह पर वही बेसुध होकर बैठ गया। ये वो ही जानता था कि उसके लिए गौतम कपूर की उसकी लाइफ में क्या वैल्यू थी, पर उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में अगर कभी उसने किसी को एक पिता की छवि में देखा था तो वो गौतम कपूर ही थे। वही थे जिसकी वजह से जिस अयान को उसकी खुद के परिवार से बेदखल कर दिया गया था, उसे इस नई दुनिया में जीने की राह मिली थी। अयान उधर बैठा हुआ ही था कि तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन की घंटी की आवाज को सुन करके अयान को होश आया तो उसने देखा कि फोन सक्षम का था। अयान ने अब जल्दी से अपने होश संभाल लिए और उसने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद उधर से सक्षम ने कहा, अयान यार, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वही अयान ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और उसने सक्षम से लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ सक्षम? मिस्टर कपूर तो ठीक है ना? अयान की आवाज से साफ था जैसे कि वो सक्षम से पूछ नहीं रहा था बल्कि चाहता था कि सक्षम उसे यही जवाब दे। पर अभी फिलहाल तकदीर ने तो कुछ और ही लिख रखा था। सक्षम ने जल्दी से अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, नहीं अयान, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। गौतम जी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है। उनके आधे से ज्यादा शरीर में कांच धंस चुका है और काफी ज्यादा ब्लड लॉस्ट भी हो गया है। सक्षम ने तो एक ही बार में गौतम जी की कंडीशन के बारे में बता दिया था, पर यहाँ अयान को ऐसा लग रहा था जैसे एक साया जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर उसके साथ खड़ा रहता था, वो धीरे धीरे करके उससे दूर होता जा रहा था। और उस इंसान से दूरी अयान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब अयान को लग ही रहा था कि उसने गौतम जी को हमेशा के लिए खो ही दिया है, तभी सक्षम ने अपनी आवाज को और ज्यादा सीरियस होकर के कहा, अयान, प्रॉब्लम ये हो गई है कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उन्हें ब्लड चाहिए और गौतम जी का ब्लड ग्रुप रे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और ये यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर के अयान के मन में जो उम्मीद जगी थी गौतम जी को बचाने की, वो भी मानो उन्हें खत्म होती हुई सी महसूस हो रही थी। आखिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप मजाक नहीं था, ये 1 लाख लोगों में से किसी एक के पास होता था, और वो भी इंडिया में, तो ऐसे ब्लड ग्रुप के लोगों का होना और भी मुश्किल था।
अयान की सांसें अब तेज हो रही थी, पर उसे कैसे भी करके गौतम जी की जान बचानी थी, इसलिए उसने सक्षम का फोन काट दिया और सबसे पहले उमेश जी को कॉल लगाया, क्योंकि उसे पता था कि गौतम जी ने जरूर ऐसे लोगों को पहले ही अपने लिए ढूंढ रखा होगा जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड हो। जैसे ही उमेश जी का कॉल कनेक्ट हुआ, उन्होंने अयान के कुछ बोलने से पहले ही घबराते हुए कहा, अयान सर, मैंने सर से जुड़े उन लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आज हमें उनकी ज़रूरत है, पर मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस लेडी को हमने हमेशा अपने से कनेक्ट रहने के लिए बोला था, आज उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अयान के दिमाग में अब एकदम से एक बात खटकी। एक्सीडेंट। उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो और अद्विका तो कॉलेज की बाउंड्री लाइन पर ही चल रहे थे और उल्टा उसके अंदर ही मजा मस्ती कर रहे थे, पर फिर वो गाड़ी। और तभी उसका दिमाग और एक चीज से ज्यादा परेशान हो गया था, और वो ये थी कि उसे याद आया कि गाड़ी का निशाना वो नहीं बल्कि अद्विका थी, क्योंकि ऑन रोड अद्विका थी। वही उमेश जी ने अयान के फोन को काट दिया था, क्योंकि उनके पास फिलहाल अद्विका से मिलकर उससे बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिर अद्विका की रगों में भी तो गौतम जी का ही खून जो दौड़ रहा था। वही अब अद्विका को भी धीरे धीरे होश आ गया था, पर वो एक चीख के साथ उठी, पापा। अयान और रियांश की लड़ाई को इस समय अद्विका एंड सक्षम काफी खूब एंजॉय कर रहे थे, पर अद्विका अपने ऊपर से ही खुश होने का दिखावा कर सकती थी। आखिर जिसके पापा अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो, वो कहाँ ही चैन से जी सकती थी, पर उसने ये भी सोच लिया था कि भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं किया जाता है। वही अयान जब रियांश को काफी बुरा पिट चुका था, तो उसने उसे छोड़ दिया और फिर उसने इधर उधर देखा, और तब उसे याद आया कि उसे अद्विका को ढूंढना था जो मिल नहीं रही थी। पर जैसे ही उसने अपना चेहरा सामने उठा करके देखा, उसे अद्विका खड़ी हुई दिख गई। उसे सही सलामत इस तरह से देखकर अयान की जान में जान आई और उसने तुरंत जाकर के अद्विका को गले लगा लिया। लो हो गया फिर से एक और बवाल। जैसे ही अयान ने अद्विका को गले से लगाया, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ और यहाँ तक कि सक्षम भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आखिर इनके इस रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी की भी हद होती है। कुछ हो ही नहीं रहा था और बहुत कुछ हो भी रहा था, पर हो क्यों रहा था वो पता नहीं था, और जो पता था वो हो नहीं रहा था। इस समय तो अयान के सारे दोस्तों के हाल ऐसे ही थे, पर अद्विका के लिए तो मानो उसे कोई कंधा मिल गया था अपना दुख दर्द दूर करने के लिए। उसे ही पता था कि उसने कैसे अपने आप को इस कुछ समय में कैसे संभाला हुआ है। अयान जब अद्विका से दूर होने ही वाला था, तो अद्विका ने धीरे से उसके कान में फुसफुस कर कहा, थोड़ी देर और ऐसे ही रुक जाओ। ये सुन करके तो अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर जिससे तुम प्यार करो और वो खुद तुम्हें अपने नजदीक रहने दे। पर अयान पागल भी नहीं था, वो जानता था कि कुछ तो कल से अद्विका के साथ ऐसा है जो गड़बड़ है, और आज उसे अपने गार्ड से पता चल गया था कि ये कन्फर्म्ड था कि उस अटैक का निशाना वो नहीं बल्कि अद्विका ही थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अद्विका के दुश्मनों को उसके बारे में पता चल गया। क्या वो लोग जान गए थे कि अद्विका भेष बदल करके रह रहा है? इसलिए अयान ने पहले अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाया और सारा कॉरिडोर खाली करवा दिया था, और वो पहले जल्दी से अद्विका को लेकर वार्ड में चला गया। रियांश भी परेशान था कि आखिर चल क्या रहा था, पर फिलहाल वो ये सब बातें बाद में इत्मीनान से अयान से डिस्कस करने की सोचकर अभी कुछ नहीं पूछता, और वो फिलहाल अयान और अद्विका की नाज़ियों को देख रहा था। एक तरफ उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, तो पता नहीं न दिल उसका बहुत दुख भी रहा था।
अभी तक रियांश को ये समझ नहीं आया था कि उसे ऐसा क्या था जो अद्विका को देख करके हरी दफा सोचने पर मजबूर कर देता था, और क्या वो चीज थी जो उसके दिमाग में बैठ नहीं पा रही थी। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका और अयान अब अपने वार्ड में आ गए थे और अब दोनों को ही एक दूसरे से बहुत कुछ पूछना था। पर ये भी था इस मामले में अयान अद्विका की कहा चलने दे सकता था। उसने गुस्से में सबसे पहले अद्विका के हाथ को पकड़ करके कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? जो ने चली गई थी और कहा गायब हो गई थी। ये बताना अभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल तुम्हारा। इस समय अयान के चेहरे पर अद्विका के लिए परेशानी और साथ में हल्का हल्का गुस्सा दोनों ही झलक रहे थे। वो कुछ और भी कहता कि तभी उसे अद्विका की आवाज आई, अयान मुझे अभी के अभी कॉलेज हॉस्टल जाना है, मुझे ले चलो वही। अयान थोड़ा सा उसकी बात को सुन करके हैरान हो गया था। आखिर अद्विका पहले तो कहीं गायब हो गई थी और अब सीधे हॉस्टल जाने की बात कर रही थी। पर उसे लग रहा था कि शायद उसकी तबीयत सही ना हो इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तो अयान ने ज्यादा नहीं सोचा। वही अद्विका को उमेश जी की बात याद आ गई थी, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि अब अद्विका को और गौतम जी से दूर जाना पड़ेगा। जो भी उनके पीछे से वार कर रहा है हो सकता उसे शायद पता चल गया है अद्विका के बारे में। अब अद्विका अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पापा के आज के किए हुए बलिदान को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अयान भी अब अद्विका को लेकर हॉस्टल चला गया था। 1 महीने बाद आज अयान और अद्विका के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए थे और गौतम जी की भी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर उन्हें अभी हॉस्पिटल में रखा हुआ था। हॉस्टल में इस समय अयान और अद्विका आमने सामने बैठे हुए थे और वो दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। अद्विका ने अपने फोन का चार्जर अयान के ऊपर फेंक करके कहा, अयान सिंघानीता तुम्हें क्या जरूरत थी शिमला की ट्रिप की हाँ बोलने की? उसकी बात को सुनकर के अयान ने भी उसके चार्जर को उसके ऊपर ही फेंक कर कहा, अद्विका कपूर आपकी मटर जितनी बुद्धि में इतनी अकल नहीं है कि आप अभी अपने घर नहीं जा सकती। तो जरा ये बताएंगी महान देवी आपकी आप इन 1 महीने की छुट्टी में कहाँ रहने वाली है? उसकी बात सुनकर अद्विका का दिमाग सच में हिल गया था। अरे हाँ, वो कहाँ जाती, 1 महीने ले लिए, अब कम से कम वो 15 दिन कहीं निकाल तो देगी। दरअसल ये ट्रिप इनकी मंडली ने ही बनाई थी, क्योंकि एक भी के पैर घर में नहीं टिक सकते थे, और सबसे ज्यादा तो अपने हर्ष को। आखिर उसके दिल में तो अभी भी सोते जागते यही ख्याल आते थे कि अयान और अद्विका के बीच आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए उसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की और सभी को राजी भी करवा लिया था। वो दोनों अभी डिस्कस कर रहे थे कि फिर एक बार पूरी मंडली अयान और अद्विका के कमरे को पाक संज करके घुसती हुई चली आई। अब तो अयान और अद्विका को नहीं डेली उन्हें देखने की आदत पड़ गई थी। इनफैक्ट अगर अब ये पलटन ऐसे घुसकर कमरे में धमाल ना मचाए तब हो सकता है उन दोनों को थोड़ा अजीब लगे। हर्ष ने तुरंत अयान के कबर्ड को खोलकर एक बैग में सामान भर करके कहा, चल अयान बाबू जल्दी चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। वही ट्रेन का नाम सुन करके तो अयान और रियांश दोनों ही रहीस जादों के नाक मुंह कान सब सिकुड़ गए थे। अयान ने हर्ष के हाथ से बैग को छीन करके कहा, अरे मैं शिमला जा रहा हूँ, यही मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुम सब पर, और अब तुम्हें इतनी भी कंजूसी दिखाने की जरूरत क्या थी जो ट्रेन की टिकट बुक कर ली। उसकी बात को सुनकर के हर्ष ने तो सबसे पहले अपने कान में उंगली डाली और फिर बड़े ही इत्मीनान से कहा, देखो माना अयान सिंघानिया, तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर तुम इंसान नहीं हो। उसकी ये बात सुनते ही पूरे कमरे में एक चीख गूंज गई। गौरव और सचिन ने आपस में एक दूसरे को देखा और जाकर हर्ष को पकड़ लिया।
वही हर्ष उन दोनों नमक हलालों को ऐसे देख रहा था जैसे उन दोनों ने ही आज दूसरी लड़की के साथ अफेयर करके देख लिया हो। उसे अयान का दूसरा मुक्का पड़ता कि उसने जल्दी से रटे हुए तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो मैंने ट्रेन की टिकट इसलिए बुक की थी क्योंकि ट्रेन में जाने का मजा ही अलग आता है, और फिर हम 10 जनों के लिए 2 गाड़ी चाहिए होती तो फिर सारा मजा खराब हो जाता। अब ये तो हर्ष ही जानता था कि उसने ट्रेन की टिकट इसलिए बुक की थी जिससे वो अयान और अद्विका के बीच में चल रहे इलू इलू को देख सके। कोष्टक। वही अद्विका भी जब अपने कपड़े लगाने के लिए अपने कबर्ड की तरफ गई तो रियांश पहले उठ गया और वो अद्विका के साथ उसकी अलमारी में से कपड़े निकालने की मदद करने लगा। पर यह 3 लोगों का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। रियांश जब अद्विका के कपड़े निकालने के लिए उठा तो 3 लोगों की गुस्से भरी नजरें उसकी पीठ को बुरी तरह से घूर करके देख रही थी। जब लोग इतनी बुरी तरह से घूर रहे थे तो ये रियांश को केस पता नहीं चलती। इसलिए उसने जब पीछे पलट करके देखा तो अयान अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके रियांश को बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर रहा था। पर उसे ऐसे गुस्से में देख करके तो रियांश को और ज्यादा मजा आ रहा था। आखिर वो भी तो यही चाहता था कि अयान की जले। वही जब अयान इतने गुस्से में था तो उसकी बहन केस पीछे रह सकती थी। गागी भी बड़े बेशर्मों की तरह रियांश को घूर रही थी। आखिर उसके हिसाब से तो उसके अद्विक पर तो उसका ही हक था, तो ये रियांश भाई केस बीच में घुस रहे हैं। वही उन दोनों से भी ज्यादा गुस्से वाली और तेज नजरें खुद अद्विका थी, और अद्विका ने रियांश को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड कर दिया। अद्विका के ऐसे अपनी अलमारी के आगे से हटाने की वजह से रियांश हट तो गया था, पर उसके दिमाग में तो था कि आखिर अद्विका गुस्सा क्यों है। वो तो उसकी ही हेल्प कर रहा था ना। वही अद्विका मन ही मन में गुस्से से बड़बड़ा रही थी और अपने आप में झल्ला करके कहने लगी, हद है, ये क्या बात हुई भला, जब पता है वो लड़की है फिर भी उसके कपड़े रखने के किए घुस गया। इस गधे को किसी ने बताया नहीं कि ऐसे लड़की के कपड़ों को नहीं हाथ लगाते हैं। और इसी के साथ वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बैग पैक कर रही थी। सारी पलटन भी चली गई और रियांश जो अभी अयान को परेशान करना चाहता था उसे खासकर इस बार गागी खींचकर अपने साथ ले गई। वही अयान का बैग तो हर्ष में पैक कर ही दिया था, तो उसने बड़े आराम से बैग की चेन लगा करके अद्विका की तरफ देख करके कहा, तो स्वीटहार्ट हम जा तो रहे हैं पर वहाँ थोड़ा संभल कर रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अद्विका को लगा कि अयान को उसकी चिंता हो रही है, तो उसने उसकी चिंता को दूर करते हुए कहा, हाँ हाँ अयान, मैं संभाल लूंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अद्विका ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो अब अयान ने भी अद्विका के बैग को चेन को लगा कर कहा, हाँ हाँ, पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम कचरा हो, अगर कोई तुम्हें उठाकर ले गया तो फ्यूचर तबाही कैसे आएगी। उसकी बात सुनकर अद्विका ने अपनी कोहनी अयान के पेट में मारकर कहा, हाँ मैं हाँ कचरा, और कचरा जाता भी तो डस्टबिन के पास ही है ना, क्यों मिस्टर डस्टबिन। उसकी बात को सुनकर अयान के उसके हाथ को पकड़ अपने पास खींच लिया और अपने आप से सटा करके कहा, स्वीटहार्ट, तुम अगर कचरा बनोगी तो मैं तुम्हारा डस्टबिन बन जाने को तैयार हूँ। अगर तुम बदबू भी फैलाओगी तो भी मैं तुम्हें सहने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मैं कचरे वाले को देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब ये कचरा सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर के लिए मेरा है और मेरा ही रहेगा। हे राम, कोई इस कचरे और कचरे के डब्बे से कहो तुम इंसान हो। आशिकी में लोग चांद सितारा फूल पत्ती बनते हैं और तुम पता नहीं क्या बदबू और गंध फैला रहे हो। कभी अपने माँ बाप से भी पूछ लेते कि उन्होंने इंसान को पैदा किया था या कचरे की बाल्टी और कचरे को। कोष्टक।
अयान की फीलिंग्स दिन पर दिन और ज्यादा मजबूती से अद्विका के लिए बढ़ती जा रही थी। वो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे नगमों में अद्विका को खुद से कभी दूर ना जाने की ख्वाहिश बोल देता था। वही अद्विका जिसके दोनों हाथ ही इस समय अयान के कांधे पर थे, उसे अयान की भारी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पेट में ये शब्द अभी भी गूंज रहे थे कि अयान का हक उस पर जिंदगी भर रहेगा। उसके पेट में अलग सी ही हलचल होने लग जाती थी। उसे तो इस समय ये भी एहसास नहीं था जो सांस हवा में वो महसूस कर रही है वो उसकी है या अयान की। दोनों की नाक आपस में टच होने से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच दूर थी। अयान को अब तो हमेशा अद्विका के पिंक होठ उसे किस करने के लिए और ज्यादा बहकाते थे। ये तो वही जानता था कि कैसे उसने अभी 1 महीने तक अद्विका को सिर्फ एक गुड नाइट किस के अलावा करने से खुद को रोक रखा था। पर आज तो मानो उसका सब्र फिर से जवाब दे गया था। अद्विका की खुमारी उसके ऊपर इस तरह से छाई हुई थी, उसके हाथ जो अभी तक अद्विका के कंधे पर थे वो अब फिसलते हुए अपनी पकड़ अद्विका की कमर पर बनाने लगे। अद्विका को अयान का ऐसे स्मूथ टच अयान से भी ज्यादा बहकने को मजबूर कर रहा था। उसने अपनी आंखें ना चाहते हुए भी बंद कर ली। अयान ने धीरे से अपने लिप्स अद्विका के लिप्स के ऊपर जाकर रख दिए। ये फीलिंग्स दोनों के लिए कुछ अनजानी थी तो कुछ जानी हुई भी। आखिर जितनी बार भी उनकी किस हुई थी उन्होंने कभी एक दूसरे को फील ही कहा किया था। अब अयान के धीरे धीरे चलते हुए होठों को महसूस करके अद्विका का दिल तो इस समय उड़ती पतंग की तरह उड़ रहा था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।